हुआ? डर लग रहा है। विक्की, तू हमें धक्का मारना। अरे पर हम कह रहे ना हमें धक्का मार। मार धक्का। जिंदगी यूं चलती है जैसे मौत से उसका कोई वास्ता ही ना हो, और जब मौत आती है तो यूं लगता है जैसे जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे तो मौत जब भी आती है चौंका देती है, लेकिन कभी कभी मौत का मंजर भी दिल दहला देता है। उसका रहस्य, उसकी वजह समझ में नहीं आती। नागेश्वर कॉलोनी, पटना, 2015। एक स्कूली विद्यार्थी रोशन को उसके बचपन के दोस्त विकी ने एक ऊंचाई से धकेल दिया, और उसके बाद जो हादसों का सिलसिला शुरू हुआ तो पटना के लोग भौचक्के रह गए। बॉडी सीधा करो। अरे इसको तो होश आ गया। डॉक्टर, डॉक्टर, आइए डॉक्टर। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? जेब से कोई सुसाइड नोट या मोबाइल मिला था क्या? नहीं सर, सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बहन बता रही है कि मोबाइल था उसके पास। देखो जरा। ये रहा। एक काम करो सर, साइबर सेल को भेजो। विकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी। आपके लड़के का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन देखा आपने? हमारा तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे हो गया। हाँ सर, परसों रात में भैया रो रहे थे। रो क्यों रहे भैया? कुछ नहीं, तू जा जा। अरे क्या बात है, बोलो ना। कहे ना कुछ नहीं, बस एगो फिल्म देखे थे इसलिए इमोशनल हो गए। तू जा। तुम्हें ना सिस्टर होना चाहिए था और हमको ब्रदर। अच्छा चाय पियोगे? ले आओ। ये रात को कोई चाय पीता? नहीं, तू जा जा, तू सो जा जा। हम जानते थे फिल्म वाला बात गलत था, भैया कुछ छुपा रहे थे। आप लोगों का विक्की के साथ कोई इश्यू हुआ था या कोई अनबन? हम लोग का आपस में कहाँ अनबन होगा सर, लेकिन हाँ पिछला 8-10 दिन से उस पर अजीब सा भूत सवार हो गया था। जब देखे तब दौड़ता ही रहता था। हम समझे। भैया को कुछ हो गया था, वो पहले ऐसे नहीं थे। स्कूल, दोस्त, पढ़ाई, बाकी किसी बात से उनको मतलब नहीं था। पर कुछ दिनों से पता नहीं भैया को क्या हो गया था। घर का सारा काम करने लगे थे और हम सब की केयर करने लगे थे। माँ, क्या हुआ बेटा? ये अरे शांति, इसे रख देना रसोई घर में। ये तुम्हारा पासबुक 1 साल से अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करा दी है। पापा ये पुराना चश्मा निकालिए। ये नया लाए।
ये पहनी, अभी कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम रिपेयर करा देंगे। यार मेरा फोन। मम्मी, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा तुम्हारा फोन। ये मेरा फोन नहीं है, ये तो नया है। यही है तुम्हारा फोन, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे भैया, लेकिन तुम ये खुद लेने वाले थे ना। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, रखो तुम। तुम्हें क्या हुआ है? क्या? कुछ भी तो नहीं। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं करते थे। इसको सोशल सर्विस कहते हैं। लेकिन इतना चेंज। तुमका आम से मतलब है कि गुठली से? रखो फोन। कुछ तो चल रहा था, लेकिन कभी भैया ने कुछ बताया नहीं। आप लोग को सुबह कुछ बोल के निकला था वो? नहीं सर, सुबह हमारा भेंट ही नहीं हुआ उससे। सर, रात में भैया के कुछ दोस्त आए थे नीचे, और फिर भैया उनसे मिलने गए, और फिर कब लौटे पता ही नहीं। दोस्त? कौन? सर, मयंक भैया, रोशन और भुवन, ये तीनों साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तीनों आए थे? ये तो पता नहीं, लेकिन नीचे चौकीदार को पता होगा। अल्ताफ सर, दोस्तों का एड्रेस ले। सर जी, वो 2 लड़के थे, यहाँ विक्की को मिलने आए थे। कितने बजे? रात के कोई 10 बजे होंगे। हम यहाँ ड्यूटी पे थे, वो लड़का लोग आए तो हम उनसे पूछे भी। बस ये नोट्स विक्की को देना है, वो कल एग्जाम्स है ना हम लोगों का। अच्छा, आप लोग परीक्षा की तैयारी रात में करते हैं? मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा साला, ब्लैकमेल कर रहा है। सर जी, वो लड़का लोग कुछ ब्लैकमेल बोल रहे थे। क्या ब्लैकमेल? ब्लैकमेल? हाँ सर। ये विक्की लड़का कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था सर। इस 3 तल्ला के मकान में वो सबसे अच्छा बच्चा था सर। हम उसको बचपन से देखे हैं सर। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आत्महत्या कर सकता है। इन बच्चों को पहले भी तो इधर आते जाते देखा होगा तुमने? कई दफे देखे हैं सर। हमको यहाँ काम करते 5 साल हो गए। वो कहा साहब कि वो लड़का लोग आपस में बहुत फास्ट फ्रेंड थे ना, तो इधर मिलने लगभग वो रोज ही आते थे। इनके बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा लड़ाई तो हमको कभी देखे नहीं साहब, लेकिन ये घटना के एक 10-5 दिन पहले से कुछ लड़का लोगों में कुछ टेंशन था, कुछ परेशान लग रहे थे वो लोग। अल्ताफ सर, देखने से तो ये मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और अगर चौकीदार की बात माने तो बच्चों के बीच में कोई टेंशन है। सबसे बात करनी पड़ेगी। सर, मयंक और भुवन तो नागेश्वर कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन रोशन के एड्रेस के बारे में फैमिली वालों को कुछ मालूम नहीं है। सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना? जी सर। अपना एक आदमी भेजो, एड्रेस निकलवा। जी सर। कहते हैं युवावस्था कुछ करने की, कुछ बनने की उम्र होती है, लेकिन यही वो उम्र होती है जब जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल आंधी की तरह उनकी छोटी उम्र के दिमाग में टकराते रहते हैं। उन सवालों के जवाब कई दफा नहीं मिलते, वो किसी से सलाह नहीं लेते, और नतीजा युवा मन निराश हो जाता है और कई बार गलत रास्तों को भी सही समझ बैठता है। क्या चल रहा था इन चारों लड़कों के बीच? उनके मन में मरना तो रोशन चाहता था। ऊंचाई पर से धक्का रोशन को विकी ने दिया था, लेकिन पुलिस को लाश विकी की मिली। उन लड़कों की बातचीत में चौकीदार ने ब्लैकमेल शब्द सुना था, लेकिन कौन कर रहा था ब्लैकमेल और किसको? अजीब पहेली थी। 4 गहरे दोस्तों में से एक की मौत हो गई। पुलिस के लिए विकी की हत्या आत्महत्या का भेद अगर कोई जानता था तो वो थे उसके 3 दोस्त, मयंक, भुवन और रोशन। मयंक पांडे हमारा बेटा है। कहाँ है? घर पर नहीं है। क्या बात है? मयंक के बारे में पूछ रहे हैं जी। क्यों, क्या हुआ? है कहाँ? सर, सुबह से आउट है। फोन भी मिलाए थे लेकिन स्विच ऑफ बता रहा। और सर, बात क्या है? विक्की दुबे को जानते हैं आप लोग? जानेंगे क्यों नहीं जी, फ्रेंड है उसका। विक्की का डेड बॉडी मिला हम लोगों को। हे प्रभु, कैसे? देखने से सुसाइड लग रहा है, लेकिन तहकीकात चल रही है। अगर मयंक आपसे फोन पे संपर्क करे तो कहिए नागेश्वर कॉलोनी थाना में हमसे संपर्क करें। जी सर।
भुवन तो भोरे भोरे निकल गया, कुछ बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं। अपने दोस्त लोग के पास गया है क्या? क्या जाने, उसका तो 3 गो दोस्त, मयंक, विकी और वो रोशन, और तो कोई जानकारी नहीं है उसके दोस्त के बारे में। पर क्या बात है? भैया को फोन में लाए थे पर स्विच ऑफ था। दोस्तों के बीच कोई कहासुनी या कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं, वो आता है तो हम उसे आपसे बात कराते हैं। पर बात क्या है, काहे इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं? विक्की का डेथ हो गया है। हे भगवान। भुवन आए तो उससे कहिएगा नागेश्वर कॉलोनी थाना में हमसे संपर्क करें। अल्ताफ सर, नंबर ले लो। सर, बैंक और भुवन के मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर डाल दिए हैं, लेकिन सर कहीं से भी ये लड़के विक्की की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है अल्ताफ। एक रात पहले इनमें से 3 मिले, ब्लैकमेल सब सुनाई पड़ा। अगली सुबह 1 मरा और 2 गायब। वो रोशन का एड्रेस मिला? सर स्कूल का फोन खराब है, एक कांस्टेबल भेजा है उधर। स्कूल पटना के आउटर में दानापुर के पास, आता ही होगा सर। हेलो, हाँ ओके सर, साइबर सेल से फोन था। विक्की के फोन में सिम कार्ड है ही नहीं सर, और उसका डेटा भी पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है। इरेज कर दे? सर वो रोशन चौधरी, उसका एड्रेस मिल गया। राजेंद्र नगर। जी चलो। रोशन, की बात क्या है सर? आप कौन? हम उसके दादा हैं। रोशन, रोशन। उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो उसके चाइल्डहुड में उनका डेथ हो गया, रोड एक्सीडेंट में। क्या बात है? सुबह 8 साढ़े 8 बजे कहाँ थे तुम? वो हमारे यही तो था, वो हम लोग रात देर से सोए थे ना, यही सो रहा था। आप उसे बोलने दीजिए। घर पे ही था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेटा हुआ था। एक मिनट इधर आओ। ये चोट कैसे लगी? सर वो परसों शाम में गाड़ी से टकरा गए थे। विक्की कहाँ है? पता नहीं सर, कल रात में मिले, उसके बाद बात नहीं हुई। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी उससे मिलने चले गए थे? अगले हफ्ते से सर हमारे एग्जाम है, उसके नोट्स लेने गए थे। कल रात? जी सर। और मयंक और भुवन? उनसे भी कल मुलाकात हुई थी, सब साथ में थे कल रात। टाइम? 10 बजे। लेकिन ये सब आप पूछ क्यों रहे? चौकीदार तो कह रहा था सिर्फ 3 लोग थे, तुम नहीं थे वहाँ? नहीं सर, हम भी थे। हाँ वो क्या नाम, दीवार की तरफ खड़े थे और चौकीदार अंदर था, तो हो सकता है मैं ना देख पाया हूँ। मतलब क्या? हाँ ब्लैकमेल कर रहा साला, ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेल को लेके क्या बात हो रही थी तुम लोगों के बीच? ऐसा कोई बात नहीं हुआ सर। तो फिर और क्या बात हो रही थी? सर हमने आपसे कहा ना, अगले हफ्ते से एग्जाम है, उसके नोट्स लेने गए थे। पर आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? तुम लोग तो बहुत फास्ट फ्रेंड हो, मोबाइल पर बात नहीं हुआ दिन भर? सर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, पर एक बार मयंक को फोन मिलाए थे और उसका नंबर स्विच ऑफ था। और विक्की का तो विक्की का डेथ हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? विक्की का डेथ? क्या बोल रहे हैं आप? विक्की, विक्की कैसे, कब? सुबह 8:30 बजे। सर जूनियर केजी से साथ में पढ़ते हैं चारों, बहुत अच्छी दोस्ती सर उनमें। इनमें से किसी का लड़की वड़की का कोई चक्कर? अरे नहीं सर, चारों सॉरी, लड़की के नाम से तो उनका भूत भागता है सर। और अजय और आ गए। ठीक हो तुम चारों ना, पट्टू हो पट्टू। का है? तुम्हारा लाइफ है ना वेस्ट। का है? तुमका खजाना खोज के लिए है बे। एक लड़की तो पटा सके नहीं, पट्टू नहीं तो और क्या बोले। चीटी बजा देना एक बार तो ले ले सारी की सारी लड़की लोग। बस बस बस, इतनी लंबी लंबी मत छोड़ो कि बाद में लपेटना मुश्किल हो जाए। वो देखो, चलो जाओ।
जाके बोलो उसको हेलो हाउ आर यू। बस उसे बोल रहे, आ जाओ उसे जाके बोलो। जा बोल दे हेलो। चल बोल बोल बोल। वो आज हमारे रोड में प्रॉब्लम है, तुम जाओ ना भुवन। चल भुवन जाओ। हमारा इंग्लिश थोड़ा वीक है। अरे अपना शाहरुख खान है ना, विकी यादव, ये बोलेगा। ला गए हो का, हम नहीं बोलेंगे। तो आदि तुम्हारे सपने में भी आती है ना, जाओ फिर अब बोलो। अरे वो तो हम मजाक में बोले थे रे तुमसे। मैं तो अब सीरियस हो जाओ ना, इज्जत का सवाल है, हल कर दो। चारों दोस्तों का इज्जत दाव पे है। अच्छा सुनो, एक पिज्जा क्या कहते हो? हैं पिज्जा? हाँ पक्का? अरे हम कह रहे ना, पक्का पक्का। जा दे। ये देख यार। बोला एक्सक्यूज मी। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं सिस्टर, बस ऐसे ही आए थे, चलते हैं हम, बाय बाय। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ इनके बीच? नहीं सर कभी नहीं, बट हफ्ते भर से कोई स्कूल ही नहीं आया। पढ़ने में तो चारों बच्चे एवरेज ही, विक्की थोड़ा हटके। चारों में दोस्ती बड़ी गहरी है। अभी लास्ट वीक ही पनिशमेंट तो मयंक को दिए थे, तुमने क्या कहा? सर वो मयंक के पाँव में ना वीकनेस है, ज्यादा देर खड़ा रहता है तो फेंट हो जाता है उसका। तो सब नौटंकी। अब तुम सर वो विक्की टॉयलेट लग गया उसको। सब एक जैसे, कुछ नहीं हो सकता। मस्त लड़के हैं चार, हंसी मजाक खेल कूद मस्ती ये सब चलते ही रहता। पर कुछ दिनों से मैं उनमें चेंज देख रहा था। मैं भुवन से पूछा भी और उसने भी जवाब दे दिया कि सब ठीक है, मगर सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पिछले 5 साल से मैं इन बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ। चुप चुप रहना, बात नहीं करना, ये बदलाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। धन्यवाद। सर रोशन को विक्की की डेथ की खबर हो गई है, पर वो आया नहीं। 4 हंसते खेलते दोस्त, उनमें बेइंतहा प्यार, साथ में जीने मरने की कस्में, लेकिन अब उनमें से एक इस दुनिया से दूर चला गया था। लेकिन रोशन क्यों विक्की की लाश को देखने नहीं आया था? और अब मयंक और भुवन कहां गायब हो गए थे? पुलिस इन सवालों को अपनी तफ्तीश के तराजू में तोल ही रही थी कि एक भयानक जवाब उनके सामने आ गया। हेलो, हाँ कहाँ से? दानापुर? ठीक है पहुंच रहे। अल्ताफ सर, लड़के मिल गए, चल। आइए सर। कितने बजे की घटना है? 3 बजे की। विक्की की मौत कितने बजे हुई? 8:30 सर। कपड़ा उठा। आइए सर। जिस टेम्पो से दोनों टकराया था उसके ड्राइवर को लोकल लोगों ने पकड़ा था। मेरी कोई गलती नहीं साहब, हम पर विश्वास करो साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो सही रास्ते से आ रहे थे, दानापुर साइड से साहब। हमारी कोई गलती नहीं साहब, हमारा कोई गलती नहीं साहब, हम हाथ जोड़ के। हाँ सर, आपने भी देखा था, इनका कोई गलती नहीं है। जी सर, हमने भी देखा था, ये दोनों बच्चों का गलती है, दोनों ही कूद गए थे साहब। पॉकेट चेक करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस ड्राइवर के अनुसार दोनों जानबूझ के टेम्पो के सामने आ गए थे और यही बात दोनों आई विटनेस का भी कहना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर हमें विक्की की लाश मिली, इधर इन्हें पुलिस की छानबीन की खबर लग गई और इन्हें लगा कि ये बचना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने जान दे दी? हो सकता है। विक्की और इनकी मौत के बीच में 7 घंटे का फासला है। हो सकता है किसी ने खबर कर दी हो कि हम इन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने खबर की तो
विक्की किससे है? एक मौत और अब दो और। गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। ड्राइवर का यह बयान कि लड़के लेन बदलकर ट्रक से आ टकराए सुसाइड की सूरत बना रहा था, लेकिन अगर यह सचमुच सुसाइड था तो क्यों कर रहे थे ये बच्चे सुसाइड? दोस्तों में अब केवल रोशन जीवित था। उसका विक्की के साथ एक ऊंचाई पर का वाकया कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में दुख कम और डर ज्यादा था। पुलिस इन मौतों के बीच का रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन क्या कुछ एक सा था इस सब में? सर बड़े ही अचरज की बात है। क्या हुआ? सर मयंक और भुवन के जो मोबाइल्स मिले उनके भी सिम कार्ड गायब है और डाटा पूरी तरह से इरेज कर दिए गए हैं। मतलब वो वैसा जैसे विक्की के साथ हुआ? यस सर। डाटा इरेज करने का तो एक ही मकसद हो सकता है ना, इसमें कुछ ऐसा था जो ये नहीं चाहते थे कि इनके बाद किसी को पता चले। हाँ सर, और मोबाइल आज के टाइम में किसी का बायोडाटा होता है, कहाँ गया, किससे मिला, क्या क्या जानकारी है, सब कुछ सर। ये बच्चे अपने नामो निशान मिटा देना चाहते थे, पर क्यों? कुछ ऐसा संगीन जुड़ा था इनके साथ जो बाहर आता तो घातक हो सकता था, शायद इनके मरने के बाद भी। मयंक और भुवन के माँ बाप को उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दी? हाँ सर, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में ही हो गया था। बॉडी सुबह घाट पर लेकर गए थे। चल। हम कुछ नहीं जानते सर, कोई बहुत ब्रिलियंट लड़का नहीं था, नॉर्मल बच्चा था, मौज मस्ती खेल कूद, किसी से कोई झंझट नहीं। पर हमें क्या पता था सर आत्महत्या कर लेगा। कोई नजर लगा दी है हमारे बच्चे को। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद व्यवहार में आप लोगों ने कोई परिवर्तन देखा? बहुत ही शांत बच्चा था। हाँ, पर इधर 2 हफ्तों से बात में एग्रेसिव हो जाता था। क्या बात है, हमारा बेटा आज गुमसुम सा बैठा है यहाँ पे? क्यों? चैन से 2 मिनट बैठ नहीं सकते हम? ऐसे कैसे बोल रहा है मेरा बच्चा? हल रही है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। ये कौन तरीका है माँ से बात करने का? पगला गए हो तुम? हाँ पगला गए हम। जाइए बुलाइए किसी पागल खाने के डॉक्टर को और भर्ती कराइए मामा। क्या हो गया है तुमको? कोई दिक्कत है बेटा? बताओ हमको। सबसे बड़ा दिक्कत तो आप दोनों चैन से 1 मिनट बैठने नहीं देते हो मुझे। मयंक खाए के नहीं, मयंक पढ़े के नहीं, मयंक उठो, मयंक चलो, अकेला छोड़ दो हमें छोड़ दो अकेला। चैन से मरने भी नहीं देते हो। जब पिछली बार हम आप लोग से मिले थे तो ये सारी बातें क्यों नहीं बताई आपने? बाल बच्चे बिगड़ते, टेंशन देते, पुलिस को ऐसे ना थोड़ी कोई रिपोर्ट करता। पर हमें क्या पता था सर इतना बड़ा कांड कर बैठेगा। भुवन आ गया तू? ए भुवन आ गया तू? कुछ पता चला? भुवन का कुछ पता चला का? अरे उससे बोलिए ना, उसकी मम्मी वेट कर रही है। खाना भी ठंडा हो गया, 3 बार गर्म कर चुके हैं। मनीष, अरे आओ ना, देखो ना पुलिस आई है। तूने पूछो ना भैया कहाँ ले आया है? देखो ना भुवन भैया नहीं आएंगे। मम्मी भुवन भैया नहीं आएंगे। शॉक लग गया है। अभी लाश जला के आए हैं ना, ये मानने को तैयार ही नहीं कि भुवन अब नहीं है। आप कौन है? हम भुवन की मौसी, पटना सिटी में रहते हैं। दीदी हमको बताई थी कि 1 हफ्ते से भुवन गुमसुम था, किसी से कुछ बोलता नहीं था। अरे खाना नहीं खा रहे हो? क्या हुआ? भैया मौन व्रत रखे मम्मी।
इसने 2 रोज से किसी से बात ही नहीं कर रहा। तू चुप कर, मैं खिला दूं बेटा, ये जैसे बचपन में हम खिलाते थे तुमको। ये खा लो। क्या हुआ? क्या हो गया इसको? पता नहीं, हम भी पूछे थे पर एक भी अक्षर नहीं बोलते हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे। औलाद देके भगवान मुंह से बांध देते हैं और फिर छीन भी लेते हैं, वो भी एक विधवा से। दीदी, मैं पानी पी लो। दीदी, सब भुवन भैया हमेशा जोक करते थे, हंसते रहते थे, तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन आत्महत्या से पहले इंसान जाने अनजाने इशारों इशारों में अपने मन की दुर्गति, अपनी व्यथा को दर्शाता रहता है। जरूरत है किसी अपने की जो उन इशारों को समझ सके, पहचान सके। लेकिन हैरानी की बात है कि इन बच्चों की जिंदगी में आत्महत्या का मंसूबा साधा जा रहा था और इसकी भनक इनके माँ बाप को भी नहीं लगी। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था इन घटनाओं के पीछे के मकसद और कारण का पता लगाना। और फिर एक दिन एक वजह, एक मोटिव खुद चलकर दरवाजे पर आ पहुंची। जी, विक्की कहाँ है? क्या बात है? इस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। इंस्टॉलमेंट? किस बात का इंस्टॉलमेंट? 6 लाख का लोन लिया है उसने। कहाँ बकवास कर रहे हो जी? देखिए भाई साहब, लैंग्वेज कंट्रोल करिए और ये बताइए कि चेक काटिएगा या पेमेंट कैश से करिएगा। 40,000 की किस्त है। हमको लोन के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे कमाल बात कर रहे हैं आप। आपके बेटे ने 15 तोला गहना गिरवी रख के लोन लिया है और आपको पता ही नहीं है। खैर सब छोड़िए, बुलाइए आप उसको, सब इधर ही फरिया लेते हैं। वो नहीं है। नहीं है वो? मतलब कहाँ गया? डेथ हो गया। कब? कल। देखिए, किस्त तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप एक काम करिए, ये हमारा कार्ड रखिए। आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो 2-4 दिन में हमें वापस आना पड़ेगा। ठीक है? लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा ना। कहाँ बकवास कर रहा है जी? कहता है कि हमारा भी कि गहना गिरवी रखा था। मम्मी, इसमें भी नहीं है। कोई अपने ही घर में चोरी करे, डाका डाले, और वो भी एक 18-19 साल का भला सा लड़का। विक्की की मौत से जूझ रहे उसके माँ बाप के लिए ये खबर आसमान से गिरी बिजली से कम नहीं थी। वो चाहते तो ये सच छुपा सकते थे, मरी हुई औलाद की इज्जत समाज में उछले वो ये कभी नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त उनके सामने विक्की की मौत का सच जानने से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था। 6 लाख के कर्ज का भेद उनकी समझ के बाहर था, इसलिए उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को देने में ही बेहतरी समझी। मतलब इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? नहीं सर, हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कब वो अलमीरा में से गहना चुराया, कब गिरवी रखा, कहाँ रखा, कितने में रखा, क्यों रखा, कभी कुछ बताया ही नहीं। ये व्यक्ति जो आया था लोन रिकवरी के लिए, उसने कुछ कागज पत्तर दिखाया आपको? हाँ, एक विजिटिंग कार्ड दिया था। कोनो प्राइवेट लोन कंपनी है, सुधाकर फंड्स। विकी ने आप लोगों से कभी किसी बड़े खर्चे के बारे में कोई बात नहीं की? उस जरूरत के हिसाब से पॉकेट मनी अपनी माँ से लिया करता था, लेकिन इतना पैसा ये हमको समझ में नहीं आया। बेटी के लिए गहना जोड़े थे, उसका दुख नहीं है। गया तो गया, लेकिन इसके रहते मेरा विक्की चला गया, हमारा विक्की चला गया। हम पता लगाएंगे कौन है ये लोग और पूरा मसला क्या है। बेटा घर में चोरी करे तो ये तो बदनामी वाला बात है, पर विक्की का तकदीर ठीक है। मरा हुआ आदमी का बदनामी कौन कर सकता है?
प्रवीण राय। जी सर। आइए बैठिए। ये विक्की का क्या मामला है? आपका आदमी गया था उसके घर? सर कर्जा और इन्वेस्टमेंट का काम है हम लोगों का। लड़का लोगों ने कर्जा लिया था, पहला केस ड्यू हो गया पर कहीं किसी का पता ही नहीं। अब पता लग रहा है कि उनमें से एक वो खत्म हो गया। सर अब कर्जा लिया है, लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ना। आप क्या बोले? लड़का लोग मतलब विक्की के अलावा और भी थे? थे ना सर, 4 थे, मयंक, भुवन और रोशन। सर उनके सिग्नेचर भी है हमारे पास, ये देखिए सर, ये देख लीजिए। सर और तो और ये हमारे एरिया के कारपोरेटर है ना नीलकंठ ठाकुर, उनका भी रिकमेंडेशन लेटर है, अंदर ही है सर, देख लीजिए। लोन लेने का पर्पस क्या था? सर ये करीब 3 हफ्ते पहले की बात है। परवीन बाबू, ये सब हमारा अपना आदमी लोग है, पर्सनली जानते हैं इन लोगों को। अरे बच्चा लोग, बताओ अपना प्रॉब्लम बताओ परवीन बाबू को। सर ये रोशन और भुवन, चेन्नई का एक को कॉलेज में एडमिशन हो गया है पर 6 लाख रुपए चाहिए। हम लोग पुअर फैमिली से हैं, इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। पर बेटा लोन के लिए कुछ रखना पड़ेगा। कारपोरेटर साहब की गारंटी तो करोड़ों की गारंटी है, पर नियम ये है कि लोन किसी चीज के एवज में दिया जाता है, जैसे घर का पेपर हो, कुछ गहने हो, गाड़ी हो, कुछ तो हो। वो हम मम्मी से बात किए थे, ये गहने दिए हैं। कितना है? कोई 15 तोला, अब रसीद भी है हमारे पास। वो तो जरूरी है, लेकिन ये आजकल क्या है कि माल कहीं से उड़ाया, किसी फुटकर दुकान पर भेज दिया। हम उस तरह का धंधा नहीं करते हैं। परवीन जी, इन लोगों को हम लेके आए हैं ना, तो कोनो चोर उचक्का को तो लेके यहाँ नहीं आएंगे हैं? अब जल्दी से नोट निकालिए और गिनिए, कब आपके चक्कर में इन लोगों का चेन्नई का गाड़ी ना छूट जाए। 1 2 3 4, हाँ ये लो जी, और यहाँ सिग्नेचर कर दो। सर ये तो 4 ही है। बेटा जितने का गहना है उतने में 4 ही लाख आएगा ना। इन लोगों को 6 लाख का जरूरत है, अब आप दे रहे हैं 4 लाख। अरे हम गारंटी ले रहे हैं ना। ठीक है, ठीक, ये लीजिए, अब यहाँ साइन कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। हाँ लाइए ना। मतलब लोन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए लिया गया था? सर बता तो यही रहे थे। आप बच्चों को लोन कैसे दे दिए? सर कारपोरेटर साहब साथ में आए थे, वरना देने का सवाल ही नहीं उठता था। 4 लड़के? जी हाँ सर 4। एड्रेस तो विक्की के घर का दिया था और एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल दिया था। ठीक है। अरे आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 इंस्पेक्टर साहब। एक जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ बोलिए, हम तो पब्लिक सर्वेंट है, सर्विस तो करना पड़ेगा ना पब्लिक का। बोलिए। विक्की, मयंक, भुवन और रोशन, ये 4 बच्चे आपके पास किसी भी तरह की मदद लेने आए थे क्या? हाँ आए थे ना। वो कहा है कि जब हमारा इलेक्शन का टाइम था तो ये 4 बच्चा लोग एड़ी चोटी लगा दिया था हमारा इलेक्शन का प्रचार करने में, बड़ी मेहनत किया था। तो वही से हम इन लोगों को बोले कि जब हमारा जरूरत पड़ेगा तो हमको याद कर लेना। तो वही एक दिन हम केबिन में बैठे हुए थे। सर बस आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा तो लोन मिल जाएगा। चेन्नई से एडमिशन का ऑफर आया है इन दोनों को, BE इलेक्ट्रिकल के लिए। ये देखो भाई, ये लोन वोन जो है ना, बिना गिरवी रखे कोई देने वाला नहीं, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है तबे लोन मिलता है। चाहे हम लेटर हेड पर कितना भी साइन कर करके उसको दे दे, लोन वोन मिलने वाला नहीं। नहीं सर, हम लाए हैं ना गिरवी रखने के लिए। चोरी वोरी का तो नहीं है ना? नहीं सर, स्टूडेंट्स हैं हम लोग, चोर नहीं है। ठीक है ठीक है, रखो 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 इसको, रखो रखो। सिन्हा जी जरा अंदर आइए, एक लेटर हेड टाइप करना है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम ठहरे पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई हेल्प मांगने आएगा तो हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना। बच्चा लोग का नीड जेन्युइन था कि नहीं,
वेरीफाई करवाए थे? वो बच्चा लोग के पास चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ फार्म वारम था। अब वेरीफाई करने का जहां तक बात है वो तो आप लोगों का काम है। हम हैं सिंपल पब्लिक सर्वेंट, कोई आया हेल्प मांगने, हेल्प करते हैं। धन्यवाद, चलते हैं। अरे बैठिए, चाय वाय तो पी के जाइएगा ना। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी मिलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, लोन? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर, इंजीनियरिंग में तो विकी को इंटरेस्ट ही नहीं था। किसी और के लिए भी अगर लोन लेता ना वो तो हमको जरूर बताता। नहीं बताने वाला लड़का नहीं था विकी। हमको लगता है बात कुछ और है। नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं। बोलता था आगे आर्ट्स लेकर IAS करेंगे। सर, अपने साइबर सेल से मैसेज है। फेसबुक पर रोशन ने अभी भी कुछ अपडेट किया है। ना निभ सकी जिंदगी तो मौत ही सही, पहले न मिल सके तो अभी सही। मैंने इंतजार करना दोस्तों, आ रहा हूं 20 मिनट पहले। चलो रोशन के घर चलो। रोशन बेटा, बेटा थाली लगा दी है, खा लो। रोशन बेटा थाली लगा दी, खा लो। ये हमेशा लेट खाता है। क्या करूं? क्या कर रहा है वो? कहाँ है? रोशन, 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 रोशन का भीतर है। क्या बात? क्या बात? अरे क्या बात है? रोशन, दरवाजा खोलो। रोशन, तोड़ो। कैसा मेरा रोशन? हमने उसके शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। फिलहाल आपका पोता कोमा में है। कोमा? दोस्तों के बीच क्या चल रहा था, कोई जानकारी? बचपन के दोस्त थे उसके, सब बिखर गए। लिखा के लाए थे ये लोग। होनी को कौन टाल सकता है बेटा? मत रो बेटा। छुओ मत हमको, दूर रहो हमसे। चोट लगा है हमको। उस दिन से सर्व उदास रहता था, रात रात भर रोता रहता था, लेकिन अपनी परेशानी कुछ नहीं बताता था। और अब देखिए, दोस्तों के गम में आत्महत्या कर रहा था, हो सकता है, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सर कुछ भी हो, वजह तो इन सबको मालूम था, लेकिन बिना किसी को कुछ बताए 3 तो निकल गए सर। ये रोशन, मुझे लगता है इसे डर था कि पुलिस इससे बात उगलवा लेगी। लेकिन सर इन लोगों ने इतना बड़ा लोन लिया, क्यों लिया और किस लिए लिया? सबसे बड़ी बात है किस लिए लिया, क्योंकि अगर लोन कॉलेज के एडमिशन के लिए लिया गया होता तो माँ बाप को बात पता होती। बिल्कुल सर, पर उन्हें बात पता नहीं थी।
ये साइबर सेल की रिपोर्ट है। तीनों मोबाइल से डाटा रिकवर नहीं हो पाया। बाकी रोशन का मोबाइल निकलवाए हैं, वो भी यूज में नहीं है सर। और उसका डेटा? डेटा इरेज है सर, और सिम कार्ड गायब है। मतलब रोशन ने भी जहर पीने से पहले डेटा इरेज कर दिया। एक काम करो, सारे मोबाइल्स को फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेजो। यस सर। तुरंत। ये मोबाइल का खेल आखिर है क्या? नमस्ते सर। सर आपका बिल 12,000। जी सर। तो भैया ये नंबर हमारा नहीं है। पर सर एड्रेस यही का है सर, देखिए ना। हाँ भैया एड्रेस हमारा है, पर भैया नाम देखिए ना, संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा यहाँ नहीं रहते भैया। पर सर नंबर तो यही एड्रेस पर लिया गया है सर। हाँ भैया वो सब हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं सर? सर पेमेंट तो करना होगा ना सर। ये नंबर हमारा नहीं है, बेफिजूल में पेमेंट कर दें। भैया आप जाओ यहाँ से। सर 1 मिनट सर। सर ये देखिए सर, ये जो नंबर है 1147039508, ये आपका नंबर है सर? मयंक का नंबर है। मयंक का? सर अल्टरनेटिव नंबर में यही नंबर दिया गया है सर। कौन है ये मयंक? बुलाइए उसको। जाओ ना यहाँ से, काहे माथा खराब कर रहे हो, जाओ। माथा खराब कर रहे हैं सर? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए सर, कोर्ट का नोटिस आएगा, 2 मिनट में पूरा भाव बुझने लगेगा। कौन है मयंक? बुलाइए उसको। एक तो चोरी कर रहे हैं, पर सीना चोरी। वाह रे वाह। किसको बोला चोर? क्या बात है? ये कह रहे हैं कि आपके घर गए थे, आपने मारपीट की। सर चोर बोल रहे हैं हमको। अब आप बताइए, जब ये नंबर हमारा है नहीं तो बिल कैसे पे कर दें? सर नंबर इनके यहाँ से ही लिया गया है सर, एड्रेस भी इन्हीं का है। और सर जो अल्टरनेटिव नंबर है, ये खुद से बताएं किसी मयंक के नाम पर है। मयंक इनका बेटा है, पर ये बिल तो संदीप मिश्रा के नाम से है। हाँ सर संदीप मिश्रा, पर एड्रेस इन्हीं का है सर, देखिए ना। आप किसी संदीप मिश्रा को जानते हैं? हाँ सर, एक वो प्रॉपर्टी डीलर है। हमारा एक मकान है कंकर बाग में, उसका डीलिंग वही कर रहे थे। डीलिंग? हाँ सर, मकान बेच रहे थे, बहुत इंटीरियर में पड़ता है। और मिश्रा जी किसी से डील भी फाइनल कर रहे थे। हाँ तो जानते थे ना किसका नंबर है। आप चुप रहेंगे? चौधरी जी, ये प्राइवेट नंबर है, अनलिस्टेड। ऑल्टरनेटिव नंबर में मयंक का नाम है। मयंक ने कभी इस बारे में आपसे बात की? नहीं साहब। सर हम कहते हैं इनके बेटे को बुलाएं तो साफ हो जाएगा सर सब। चुप रहिए आप, इनका बेटा मर चुका है। इस नंबर को साइबर सेल में भेजो, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा। यस सर। सर संदीप मिश्रा तो हम ही हैं, पर हम कभी कोई प्राइवेट नंबर नहीं लिए। मयंक को जानते हैं आप? मयंक चौधरी, श्रीधर चौधरी का बेटा। हाँ कुछ रोज पहले अपने 2-3 दोस्तों के साथ आया था। अंकल ये विक्की, इसका चेन्नई में एडमिशन हो गया है, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फॉर्म है। वो अंकल कल तक पैसा जमा करना था, तो आप कुछ हेल्प कीजिए ना। आप अपने मम्मी पापा से बात करो ना। पापा हमारे बोकारो गए हैं, हफ्ते भर में लौटेंगे, वरना मुन्नी से मांग लेते। थोड़ा अर्जेंसी है। पापा से बात की थी हमने, वो बोल रहे थे वो कंकर बाग वाला मकान है ना, उसका पेमेंट देने वाले थे, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा बोले हैं पापा? आप चाहें तो बात कर लीजिए। उठा नहीं रहे हैं? दे दीजिए अंकल, वरना इसका एडमिशन रह जाएगा। ठीक है, पर पापा से हमरा बात करा देना। जी जरूर। ये लो 80,000। थैंक यू। पैसा तो हम दिए थे, पर पापा से हमारी बात नहीं कराई थी। और वो प्राइवेट नंबर, उसके लिए कोई आईडी वाईडी तो लगा होगा आपका? सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, कहा कि इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उस नंबर पे तकरीबन 12,000 का बिल आया है, हालांकि एड्रेस तो मयंक के घर का ही है। 12,000 का बिल? पर सर हमने कोई प्राइवेट नंबर नहीं लिया। और ये बात आप मयंक से पूछिए ना। शायद आपको खबर नहीं है, मयंक का डेथ हो गया है। क्या? अब तो ये मामला पैसों का लगता था। हाँ सर, पहले 6 लाख रुपए उधार लिए गए, फिर 80,000 रुपए इस प्रॉपर्टी डीलर से। सर समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे किस लिए लिए गए। पैसे जिस भी काम के लिए लिए गए हों अल्ताफ, एक बात तो जाहिर है, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहा होगा, इतना कि इसके लिए विक्की ने घर में चोरी तक कर डाली। ये बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए थे या फंस रहे थे। मुसीबत भी इतनी बड़ी कि इनको सुसाइड तक करना पड़ा। राइट सर। इसमें कोई दूसरा आदमी भी इन्वॉल्व लगता है अल्ताफ। ये प्राइवेट नंबर उसी से बात करने के लिए लिया गया था। तुमने साइबर सेल को ये नंबर भेज दिया था ना? हाँ सर, भेज दिया। ये रोशन तो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहा है, लेकिन इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड से मैं कोई ना कोई पुख्ता सबूत दिलाएगा। एक के बाद एक भयानक घटना का भूकंप झेल रही पुलिस के सामने
एकाएक कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे इन 4 दोस्तों से जुड़े वाकये की वजह रोशनी में आई। पहले 6 लाख का कर्ज लिया गया, फिर एक प्राइवेट नंबर और फिर 80,000। इतना तो तय था कि ये मसला पैसों से जुड़ा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बच्चे लोन रिकवरी, लोन उगाही के घातक ट्रॉमा का शिकार हो गए थे? सर कोई हरासमेंट नहीं किए हम लोग। कर्ज देने का काम हम लोगों के बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है। सर हम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं सर। पर आदमी तो भेजे थे ना विक्की के घर। सर लोन का पहला केस ड्यू हो गया था इसलिए भेजे थे, किसी को तंग करने के लिए नहीं सर। सर 80,000 रुपया के लिए हम बच्चे लोगों को तंग काहे करेंगे? फिर मयंक के पापा से हमारा डील चल ही रहा था। अरे पैसा उनसे हमें लेना नहीं था, उल्टा देना था। और फिर बच्चा लोगों से हम कुछ काहे कहेंगे? सर ये प्राइवेट नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसके मुताबिक एक ही नंबर पर बार बार बात की गई है, जो किसी ज्योति कुमारी का नंबर है सर। ज्योति कुमारी? एड्रेस? सर न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहती है। तब ये तो पटना का पॉश इलाका है। चलो। ज्योति कुमारी? जी मैडम रेस्ट कर रही हैं। बुलाओ ना। जी कहिए। 1876546789 ये नंबर आपका है? जी हाँ। विक्की, मयंक, भुवन और रोशन, इन नामों से परिचित हैं आप? नहीं तो। लेकिन आपके मोबाइल पे इन लोगों ने कई बार कॉल किया है। अब वो हम नहीं जानते। जान जाएंगी। लेके चलो इन्हें। 1 मिनट, किस चार्ज में लेके जा रहे हैं हमें? हम अपने लॉयर से बात करेंगे। कानून मत सिखाइए हमें। पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ले चलो। जाने दीजिए ना सर, हम कह रहे हैं ना, हम उन लड़कों को नहीं जानते। घर, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ कहाँ से आया तुम्हारे पास? काम क्या करती हो? हम सोशल सर्विस करते हैं। सोशल सर्विस करती हो? एस्कॉर्ट सर्विस? तुम्हारी मेड ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो 4 बच्चे आए थे तुम्हारे पास। अब तुम साफ साफ बताओगी, ये कोर्ट से लीगल कस्टडी ले तुम्हारी। हिरासत में लो इसे। 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेगी तो अपने आप मुंह खुलेगा इसका। नहीं सर, हम बताते हैं। महेश्वर नाम है उसका। वही सब क्लाइंट फिक्स करता है। वो लड़के लोगों को वही लेकर आया था। आ जाओ। रूबी, अरे ये नहीं है, माल दूसरा है। अरे जाओ जरा दर्शन करवाओ। हाँ महेश्वर जी, ये सब तो बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है ज्योति जी, ये सब फ्यूचर का एडल्ट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के लिए आया है। हाँ? सारा रात का बुकिंग किए हैं। जाइए। अरे इतना नर्वस काहे हो रहे हो? What is your name? हमारा विक्की। और तुम्हारा? भुवन। चलो तुम लोग को जिंदगी का पहाड़ा पढ़ाते हैं। चलो आओ। सुबह होते ही वो लड़के चले गए। फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। फिर उनके प्राइवेट नंबर से तुमको फोन कौन कर रहा था? और तुम्हारे नंबर से भी उनको फोन गए हैं दर्जनों बार। सर
महेश्वर हमारे फोन से कई दफा कॉल करता था। हो सकता है उसी ने किया हो। उसके कांटेक्ट में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए सर, वो लड़के लोग कभी वापस नहीं आए हैं। ये महेश्वर कहाँ मिलेगा? महेश्वर मुंगेर गया है, बोला कल आएगा। अल्ताफ सर, जाने दो इसे। थैंक यू सर। रूबी जी दीदी। पानी लेके आना और फ्रिज का ठंडा लाना। देख तो कौन आया है। जी। गुड मॉर्निंग जी। अकेले अकेले डिनर हो रहा है क्या? हाँ, मुंगेर से आने में बड़ा देर कर दिया। कुछ खास बात क्या है? थोड़ा पर्सनल टॉक करना था तुमसे। क्या रे, कौन है तू? पुलिस। हम का किए साहब? अब तो तेरा कुंडली थाने में ही खुलेगा। इन दोनों को भी लेके चलो। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, तो हम क्यों? इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वेश्यावृत्ति अपराध है। चलो लेके चलो। हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। वेश्यावृत्ति करता है और बोलता गलत काम नहीं करते। स्कार्ट सर्विस है हम लोगों का। बड़ा बड़ा पार्टी लोग के साथ में लड़की लोग जाता है, इंटरटेनमेंट करके चला आता है। कोई लटपट नहीं। और वो लड़का लोग स्कूल का विद्यार्थी बड़ा आदमी था। अखबार में हम लोगों का ऐड निकलता है, वो लड़का लोग उसको देख के फोन किए। हेलो, वो एस्कॉर्ट। अच्छा, लड़की चाहिए? हाँ। पैसा है? हाँ है पैसा है। कितना आदमी है? चार हैं। एड्रेस नोट कर लो। आओ आइए, आ जाओ। अरे इतना नर्वस होने का जरूरत नहीं ना है। अच्छा, वो पैसा लाए हो ना? हाँ लाए हैं, पर वो लड़की। पैसा से पहले लड़की नहीं, वो फर्स्ट टाइम है ना हम लोगों का। हमारे संपर्क में रहो, फर्स्ट का लास्ट नहीं होने देंगे, समझे? रूबी, अरे जाओ जरा दर्शन करवाओ। वो तो एक बार हुआ था, पर ये तुमको बार बार फोन क्यों किया? और तुमने भी किया था? अरे सर, ये सब चीज का लत लगता है। अब जवानी का जोश, इसके बाद तो हर 2-4 दिन में वो लड़का लोग हमको फोन करता था। लेकिन ज्योति के पास तो कोई नहीं आया। और भी तो लड़की लोग हमारे कांटेक्ट में है ना। वो लड़का लोग को हम वहां भेजते थे, बेगूसराय, मुंगेर, मतलब पटना के बाहर भी भेजे हम। और पेमेंट लेते रहे? पैसा बहुत था उन लोगों के पास में, दनादन पेमेंट करते थे। बच्चों के बीच कभी कोई झगड़ा हुआ? बहुत यूनिटी था उन लड़कों में और बहुत अच्छा लोग थे। किसी भी बात का कोई टेंशन? शुरू में थोड़ा नर्वसिया आ गए थे, बाद में एक्सपर्ट हो गए थे। वो तो सभी हो जाते हैं। नागेश्वर कॉलोनी के ये 4 दोस्त सही उम्र और वक्त से पहले जवानी के जोश को आजमाने चल पड़े थे, लेकिन वो क्या हादसा हुआ कि जोश मौत में तब्दील हो गया? वो क्या दुर्घटना थी जो जवानी की रवानगी में आत्महत्या का जुनून ले आई? क्या इतने पैसे इसी जोश में उड़ा दिए इन स्कूली विद्यार्थियों ने? ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माना कि बच्चे लोग सेक्स रैकेट में फंस गए थे, लेकिन पहले 6 लाख, उसके बाद 80,000 अलग से सेक्स के पीछे इतना पैसा खर्च करना, ये मामला हमने किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं अल्ताफ। ये भेद उन मोबाइल्स में भी था इसके डेटा इरेज हो गए। तुम्हें याद है चौकीदार की जब बच्चों से बात हो रही थी तो उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ब्लैकमेल। सर जी, वो लड़का लोग कुछ ब्लैकमेल बोल रहे थे। हाँ सर। सर, ये महेश्वर का क्या करना है? करना क्या है? डिमांड बढ़ा उसका। वैसे भी मॉरल ट्रैफिकिंग में अंदर होगा वो। ये स्कॉट्स वगैरह से बहाना इसके पीछे वेश्यावृत्ति हो रही है। बच्चे तक फंसते जा रहे हैं इसमें। हेलो,
पहुंच रहे हैं। मेरे बच्चे को होश आ गया। सर, एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में सबकी जान चली गई, सिर्फ एक गलती के कारण। मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बहुत करते थे हम लोग। लड़कियों के मामलों में हम चारों जीरो थे सर। पर एक रोज अजय ठीक बोल रहा है। अरे फट्टू है साला हम। इतना बड़ा हो गए हैं लेकिन अभी तक एक लड़कियां नहीं दिखती हमारी तरफ। अरे तो इसमें दोस्त लड़की का है ना, तुम तो लगते ही शाहरुख खान हो। जोक नहीं मारो, सीरियस बात कर रहे हैं हम। हाँ तो बोलो ना, है कोई सॉल्यूशन? सोल्यूशन क्या? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा मिस्टर लव गुरु? इसके लिए ना एक अलग एरिया होता है। हाँ, रेड लाइट एरिया। हाँ फिर? अबे फिर कहा? चलो। हाँ चलो। अच्छा सुनो, पैसा है ना, थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो हो जाएगा ना। ये ठीक बोला है रोशन। लेकिन कोई खतरा वाला बात तो नहीं होगा ना? क्या खतरा? देख, जाना है, करना है और बस। हाँ अरे रुक क्यों गए तुम लोग? वे भाई, हमका तो डर लग रहा है रे। अरे इतना डर लग रहा है तो आए काहे रहे? घरे में रहते ना, मुंह उठा के चले आए। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो, जब मैं तो खुद आगे चलो ना फट्टू साला। अच्छा अच्छा ठीक है, हम आगे आगे चलते, तुम लोग चल चल चल। लड़की चाहिए क्या? लड़की? क्या हुआ? कुछ हमसे ना होगा। क्या हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो? अरे गड़बड़ का है, हम जाते हैं। रेड लाइट एरिया जाने का फैसला भी फेल हो गया। हम चारों ने एक दूसरे को खूब कोसा और फिर मेरे हाथों लोकल पेपर का एक विज्ञापन हाथ लगा। ये देखो, ठीक है बे। आम लोगों की भाषा में इसको स्कॉट सर्विस कहते हैं और स्कॉट के नाम पे सब कुछ होता है। सब मतलब? अरे नंबर दिया है, फोन मिलाओ, लड़की फिक्स करो, मौज काटो, सिंपल। कितना लगेगा? 5,000, 10,000? मिला जुला के हो जाएगा। क्या क्या कहते हो? हाँ मिलाओ, एक्सपीरियंस जरूरी है, मिलाओ। हम एड कोच कर लाए हैं तो ऐसा कोई रूल है क्या कि हम ही फोन मिलाएंगे? लड़ो मत, लाओ लाओ, हम मिलाते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? इस नंबर से मत मिलाओ। क्यों? अगर किसी ने इसको ट्रेस कर लिया तो, वो हम तक पहुंच गया तो, हमारे माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा? बहुत जासूसी उपन्यास पढ़ने लगेगा। सही सही बोल रहा है। फिर क्या करें? एक प्राइवेट नंबर लेना होगा, वो भी किसी और के नाम पे। अगर कोई ट्रेस कर भी ले तो हम लोग एकदम सेफ। पर प्राइवेट नंबर मिलेगा कहाँ भाई? और नंबर के लिए आईडी प्रूफ लगता है और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। हम कुछ करते हैं। और फिर मयंक को ही मौका हाथ लग गया। मयंक जी बाबा, ये फाइल मिश्रा जी को दे देना। कंकरबाग वाला जमीन का कागज है, बिकवा रहे हैं वो, दे आई। नमस्ते अंकल। नमस्ते मयंक, आओ बैठो। फाइल लाओ जी। ये पांडे जी को दे दीजिएगा। ये है हमारे पैन कार्ड की कॉपी। 1 मिनट, 2 है, एक ही लगेगा वहां पे। ध्यान से जाना जी। ये भी ना बड़ा बेवकूफ है, बाइक की चाबी यहीं छोड़ गया। बेटा चाय पियोगे? नहीं अंकल, अभी ट्यूशन जाना है तो हम चलते हैं। ये फाइल पापा ने दी थी। नया नंबर कौन लगाएगा? रोशन, ऐड निकालो। बोलो कौन लगाएगा? उस दिन ही बेड़ा तुम उठाए थे ना, तो फोन लगाओ, लगाओ। विक्की तो स्कॉट सर्विस के दलाल महेश्वर से बात करने में भी नर्वस आ रहा था। और फिर
जब महेश्वर के बताए हुए पते पे हम चारों पहुंचे तो जैसे सर हम चारों का बोलती ही बंद हो गया। अबे हम चल गए थे उसके ऊपर। रुक 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 रुक, फोन बज रहा है रे। हेलो कुत्ता कमीना कौन बोल रहा है रे? शरीर में जान नहीं थी तो क्यों आया था मुंह मारने के लिए इधर? बोल कौन रहा है रे? तुम ही लोग ना आया था फ्राइडे को, पिछला हफ्ता 4 लड़का लोग। कौन? ज्योति? तू और तेरा 3 दोस्त आया था ना इधर अपना जवानी आजमाने। हमको बीमारी देके चले गए तुम लोग। बीमारी? कौन बीमारी रे? एड्स। हमको एड्स हो गया है। तुमका कैसे पता? हम चेकअप करा के आ रहे हैं। तुम कुकुर लोग अपना बीमारी हमको देके चले गए। नर्क में जाओगे तुम लोग। अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे शरीर में। पर हम लोगों को तो ये बीमारी नहीं ना है। हेलो हेलो, क्या हुआ है? वो औरतिया का फोन था, वो ज्योति का। वो एस्कॉर्ट सर्विस? हाँ, कह रही थी कि उसको एड्स हो गया। जांच करा के आ रही है और कह रही है कि उसको ये बीमारी हम लोगों से हुआ है। पागल है क्या? हमसे कैसे हो सकता है? हम लोग इससे पहले कुछ किए थोड़ी। ए विक्की, तुम पगलाओ मत, स्कूल चलो। रोशन सुनो रे, तुम लोग समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? उसकी जांच में HIV पॉजिटिव निकला और हम लोग उसके साथ सेक्स किए। इसका मतलब हमें भी मतलब हमको HIV एड्स। अरे मैं विक्की, घबराओ मत, स्कूल चलो। चलो। अरे तुम पगला गए, कहीं कुछ नहीं, चलो स्कूल चलो। ज्योति के फोन ने हम सबका नींद ही उड़ा दिया था। कितना कोसे हम चारों अपने आप को। एक्सपेरिमेंट क्यों किए? क्यों? ज्योति का इन्फेक्शन हमें लगा या नहीं, हम HIV पॉजिटिव है या नहीं, इसका जानने का सर एक ही रास्ता था। हाँ हेलो। हाँ बोलो। विक्की, हमको HIV टेस्ट करवाना होगा। हाँ यार मैं, हम भी यही सोच रहे थे। अच्छा तुम रोशन से बात की है? नहीं, अभी करते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेते दोनों को। हाँ लो। अरे सबको करवाने की क्या जरूरत है? एक आदमी करवाओ ना, एक से सबका कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अच्छा सुनो, करवाएंगे कहाँ से? किसी ने देख लिया तो? वो साला महेश हमको फोन करके कोई और लड़की चाहिए बोलता रहता। वो साला मैसर हुआ, हम लोग को फंसवा दिया। उसको फोन करके कल मिलने बुलाओ, मिलते हैं उससे। हेलो महेश्वर भाई। अरे बोलो विक्की बाबू। वो मिलना है तुरंत, अर्जेंट है, काम है कुछ। क्या हुआ? आप आइए ना, फिर बताते हैं। 1 घंटे में अपना दानापुर बाईपास है ना, उसको क्रॉस करके लेफ्ट में जो खंडहर है ना, वहां आके मिलो। अरे फंसा दिए महेश्वर भाई आप हम लोगों को। अरे हम कब फंसा दिए हैं? अरे तुम्हें लोग। 1 मिनट, वो औरत बकवास कर रही है। उस रोज से पहले हम में से किसी ने सेक्स नहीं किया। हमको कोई बीमारी नहीं है। हाँ पर उसको है, और उसके चलते शायद अब हम लोगों को भी हो गई है। मरवा दिए महेश्वर भाई आप। तो अपना जांच करवा लो, सब क्लियर हो जाएगा। और हमको क्या इतराज दे रहे हो? हाँ, इसीलिए तो बुलाए आपको यहाँ पे। साला सब लोग यहाँ पे हम लोग को पहचानते हैं। प्राइवेटली कराना होगा। तब प्रॉब्लम जांच कराने का है ना, तो हम करा देते हैं टेस्ट। देखो डॉक्टर है हमारा जानकारी में, कल इसी पॉइंट पे आके मिलो, वो उसको लेके आएंगे और जांच करा देंगे। और लेकिन वो खर्चा होएगा। हाँ कितना? देखो बात करते हैं डॉक्टर साहब से।
हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ कहा है कि 4 लोगों को जांच करना है। एक का 20 लगेगा और टोटल मिला के 80,000। उस पल में तो महेश्वर हमें मसीहा लग रहा था, टेस्ट कराना भी जरूरी था, पर अब समस्या थी 80,000 रुपए की। उस पल मयंक को एक आइडिया सूझा। अंकल, ये विक्की, इसका चेन्नई में एडमिशन हो गया है, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फॉर्म है। वो अंकल कल तक पैसा जमा करना था। पापा से हमने बात की थी, पापा हमारे बोकारो गए, हफ्ते भर में लौटेंगे। वो बोल रहे थे वो कंकर बाग वाला मकान है ना, उसका पेमेंट देने वाले थे, तो उसी में एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा बोले हैं पापा? आप चाहें तो बात कर लीजिए। उठा नहीं रहे हैं? दे दीजिए अंकल। ये लो 80,000। पैसे मिलते ही हम सब महेश्वर के जानकार डॉक्टर से टेस्ट कराने जा पहुंचे। पैसा वो रिपोर्ट 2 दिन में महेश्वर को दे देंगे, ले लेना। ठीक है, ये दे दीजिए ना, हम पकड़ते हैं। ये विक्की तुम्हारा रिपोर्ट, ये रहा मयंक तुम्हारा रिपोर्ट, अरे तुम्हारा, अरे तुम्हारा। तो हमको बहुत देरी हो रहा, हम निकलते हैं। ये गलत है, नहीं हो सकता हमको, ये हमको एड्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हमको एड्स। अब क्या करना? अरे हम क्या जाने, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाओ, मम्मी पापा बोलो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। हमारी वजह से क्या हुआ? हमको क्या पता था कि ज्योति को एड्स है? का खैर, हमको बहुत देरी हो रहा है, चलते हैं। जवानी का जोश और वक्त से पहले अनुभव की ललक दुर्घटना का सबब बन गई। परिणामों की परवाह ना करते हुए जोश और जल्दबाजी में शायद लड़कों ने सुरक्षा बरती नहीं। नतीजा सामने था, भयानक था। एक छोटी सी भूल अब उनके लिए जिंदगी भर का नासूर बनने वाली थी। क्या कहेंगे वो अपने माँ बाप से? क्या होगा उनका भविष्य? अच्छा होता टेस्ट ना करवाते। टेस्ट करवाने के बाद हम सबका जिंदगी मौत से भी बदतर हो गया। आज से ना सोते ना जागते, हर पल एक ही डर कि कहीं HIV का इन्फेक्शन हमारे माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन को ना हो जाए। चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। हमें नहीं पता था सर, हम सब पे इससे ऊपर भी कोई भयंकर आने वाला था। हेलो। अरे क्या हाल है भाई? बोलो। अरे बोलना क्या है, 6 लाख रुपए का दरकार हो गया है, अर्जेंट। एक काम करो, तुम लोग इसका इंतजाम करके हमको दे दो तो ठीक रहेगा। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? अब तो ये तुम ही लोग सोचो। हाँ, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, और हम क्या है तुम्हें हर बार पैसा देने का ठेका लेके रखे हैं। अच्छा, अब तो हमका तुम्हारे मम्मी पापा से ना पर्सनली मिलना पड़ेगा। अपना ही बीमारी के बारे में उनको बताए कि नहीं बताए? बता दो, नहीं तो हम बताएं का? क्या 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 बकवास कर रहे हो? खबरदार जो मेरे पापा के पास आए तुम तो। 2 दिन का टाइम है, 6 लाख कैश, बाईपास। 6 लाख? असंभव है भाई, असंभव, इम्पॉसिबल। अगर घर वालों को पता लग गया ना तो मर जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कुछ भी करके हमको 6 लाख रुपए देना होगा महेश्वर को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहे थे ना आएंगे तुम्हारे फादर से डिस्कस करने। तुम इधर आओ। महेश्वर भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? अरे अपना नीड है, जरूरत है, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो हम स्टूडेंट्स लोग हैं, 6 लाख रुपए कहाँ से जुटाएंगे? देखो
80,000 रुपए टेस्ट के लिए जुटाते जुटाते प्राण निकल गए। अब नहीं हो पाएगा महेश्वर भाई। तो ठीक है, हमको अपना ड्यूटी कर लेने दो। महेश्वर भाई प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो महेश्वर भाई। ये नाटक बंद कर, एक दिन और, वरना सीधा आके तुम्हारा फादर से बात करेंगे। चलते हैं, एक दिन और निकालते हैं। जिंदगी नरक बन गया था। HIV के डर से बड़ा डर महेश्वर हमारी जिंदगी में बन गया था। लगता था अब घर पहुंचा, तब घर पहुंचा। फिर जो हम किए अपराध नहीं, पाप था। लोन एजेंसी से झूठ बोल के लोन, और एक कॉर्पोरेटर को घूस भी दिए इस डर में सर, कहीं हमारे रोग की बात हमारे घर वालों को ना पता चल जाए। एक तरफ HIV के प्रकोप में भविष्य का मंजर और दूसरी तरफ इस सच के उजागर हो जाने का निरंतर डर, और उस डर पर पैसे कमाने की फिराक में एक शातिर अपराधी। यूं समझिए कि लड़कों की जिंदगी जहन्नुम हो गई थी। महेश्वर राय के लालच का पेट पैसों से तो भरने वाला नहीं था। पैसे इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं बनने वाले थे। 6 लाख रुपए दिए अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि महेश्वर राय ने 10 लाख रुपए की पेशकश धमकी के साथ दे डाली। अरे नहीं है हमारे पास पैसा, परेशान हो गए तुम लोगों को पैसा दे के। अरे अभी वो मुंगेर में एक घटना हुआ, बेटवा को HIV निकला, हम मदर फादर आत्महत्या कर ली। ये बदनामी भी बहुत बुरा चीज होता है भाई। अच्छा हाँ, वो अपना 10 लाख रुपया का इंतजाम परसों तक कर लेना। महेश्वर का रोज नया नया डिमांड करना हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। हम चारों समझ गए थे सर कि जब तक हम चारों जिंदा हैं उसका डिमांड चालू रहेगा, और फिर हम चारों तो मरने ही वाले थे। फिर क्यों अपने माँ बाप का दिक्कत बढ़ाएं। और उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए एक रोज हम चारों ने तय कर लिया। मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा साला, ब्लैकमेल कर रहा है। कब तक रोता रहेगा? अब एक ही चारा है। क्या ऐसे भी मरना है? तो पहले क्यों नहीं? सीधा पॉइंट पर आओ, क्या कहना है? आत्महत्या। हम तैयार हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? सर जो भी किए साथ किए, हम मरेंगे भी तो भी साथ ही मरेंगे। बिल्कुल। एक साथ चारों नहीं, पब्लिक अलर्ट हो जाएगा, 2-2 करके। विक्की और रोशन, भुवन और हम, क्या कहते हो? ठीक है। उस रात हम चारों ने अपने अपने फोन का डाटा भी मिटा दिया और फिर सिम भी तोड़ दिया, ताकि हमारे साथ हमारा अतीत भी खत्म हो जाए। हम चारों नहीं चाहते थे सर कि किसी को भी पता चले हमने क्या क्या किया और हमारे साथ क्या क्या हुआ। अभी तो बस अगली और अंतिम सुबह का इंतजार था हम सबको। डर लग रहा है तो हमें धक्का मारना, फिर तो खुद को जाना। मरना मैं चाहता था, डरपोक था मैं, बच गया, भाग गया वहां से। रास्ते में एक गाड़ी से टकराया है, किसी ने हॉस्पिटल एडमिट कराया, यहां से भी भाग निकला। सर कायदे से उस रोज मुझे भी मर जाना चाहिए था, पर अब डरपोक निकले। महेश्वर का करवाया हुआ HIV टेस्ट सही था, ये तुमको कैसे मालूम?
HIV निगेटिव, मतलब तुम्हें HIV नहीं है। इसका मतलब महेश्वर का करवाया हुआ टेस्ट फर्जी था। रोशन HIV पॉजिटिव नहीं था और शायद उसके तीनों दोस्त भी नहीं थे। एक तरफ जहां यह मामला आत्महत्या का था, तो वहीं दूसरी ओर अगर महेश्वर राय ने झूठी रिपोर्ट के आधार पर बच्चों को बहकाया था, तो यह मामला किसी हत्या से कम नहीं था। लॉकअप में जब पुलिस ने महेश्वर राय को एक बार फिर से घेरा, तो सिर्फ रोशन ही नहीं, भुवन, विक्की और मयंक, इन सब से जुड़ा सच सामने आ गया। हम लड़का लोगों को बातें करते सुन लिए थे। क्या सुन लिया था? वो सब तो ठीक है, पर कोई खतरा तो नहीं होगा ना? क्या खतरा? कुछ नहीं। अरे मतलब एड्स पागल हो का? पक्का? हाँ। है? अरे फिर आना महेश्वर जी, लड़के अच्छे थे, अगली बार इन्हें डिस्काउंट दे देना। देंगे, 100% देंगे ना। वो ज्योति को इसका बारे में कुछ नहीं पता था। हम ज्योति का फोन से उसका मेट रूबी से उन लड़कों लोगों का बात कराता था। वो लड़का लोग समझता था कि वो ज्योति से बात कर रहा है। कुत्ता कमीना, तुम लोग ना आए था इधर फ्राइडे को पिछला हफ्ता? हमको एड्स हो गया है, हम चेकअप करा के आ रहे हैं। नर्क में जाओगे तुम लोग, अरे कीड़ा पड़ेगा तुम्हारे शरीर में। हमको नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। हम इनोसेंट है साहब। इनोसेंट है तुम। 3 बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, तुमने उनकी जान ली है। सिर्फ जान नहीं ली, 4 परिवारों को भी खत्म किया है। तुम्हारे जैसे को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। अरे मेरा मुन्ना, ले मेरा मुन्ना। हर समाज में रहने के लिए हमें इसके कुछ निश्चित नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। उसी तरह से प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं जिसका पालन मनुष्यों के साथ साथ दूसरे जीवित प्राणी भी करते हैं। मध्य प्रदेश के समर्थ फॉरेस्ट रेंज से सटे एक छोटे से गांव आमदा में रहने वाला राजकुमार बिष्ट भी हमारे बीच का एक ऐसा इंसान था जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। हमें अपने आसपास अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां कोई व्यक्ति समाज और देश के बनाए हुए कानून को तोड़ने की गलती कर बैठता है।
लेकिन जब कोई कुदरत के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंजाम सिर्फ संगीन ही नहीं बल्कि बेहद खौफनाक भी हो जाते हैं। तो क्या राजकुमार भी ऐसे ही कुदरत के किसी नियम को तोड़ने की गलती कर बैठा था, या फिर वो किसी ऐसी चीज का शिकार हो गया था जो कुदरत और इंसान दोनों के नियम और कानून से परे थी? साहब वो पत्रकार हैं, कल सुबह घर से निकले थे पर अब तक उनका कोई अता पता नहीं। आपको किसी रिश्तेदार या आस पड़ोस पे कोई शक? जी नहीं, रिश्तेदारों से तो कुछ खास हमारा लेना देना है नहीं, और आस पड़ोस के लोग अपने ही हैं। वो घर से कहाँ जाने के लिए निकले थे? ये तो नहीं बताया, पर कह रहे थे कोई बड़ी न्यूज है और उसके बाद उनका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। वो कौन से अखबार के लिए काम करते थे? जी वो युग के समाचार नाम के अखबार के लिए काम करते हैं, पर कौशल भाई को भी उनके बारे में कुछ अता पता नहीं। मगर हम पता लगा लेंगे। फिलहाल आप जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे। देखिए वो हमारे अखबार में काम नहीं करता था। लेकिन उसकी बीवी बता रही थी कि वो आपके ऑफिस में ही काम करता है। देखिए वो पत्रकार तो था नहीं, पर हाँ उसे पत्रकार बनने का शौक बहुत था और खुद को फ्रीलांसर पत्रकार भी कहता था, और ऐसी ऐसी फोटो और न्यूज लेकर आता था कि पूछिए मत। वैसे वो कौन सी न्यूज थी जिसे वो फॉलो कर रहा था? वो भांडेर गांव से कोई न्यूज थी, कॉल उसे वहीं से आया था। हाँ बोल। गुरुजी राजकुमार बोल रहा हूँ। ऐसी खबर दे रहा हूँ गुरुजी, ऐसी धमाकेदार खबर दे रहा हूँ कि आप है ना मुझे अपने न्यूज़पेपर का सब एडिटर बना दोगे, कसम से। अरे अब बोल भी, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। गुरुजी इस वक्त स्थिति ये है कि मैं यहाँ ना भांडेर से बोल रहा हूँ। क्या? हेलो हेलो गुरुजी। क्या है? हेलो हेलो गुरुजी। क्या? चलो यार तुम तो करो ये। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन सी खबर थी जो वो आपको देना चाहता था? देखिए मैं उसे इतना सीरियसली क्यों लेता? अब वो कोई न्यूज देता है क्या? या तो कहता है कि बकरी के चरने से 2 लोगों में मारपीट हो गई और एक का सर फूट गया। ये कोई न्यूज है? कॉल कितने बजे आया था? ये कोई 5 बजे शाम को। वो कौन था जो भांडेर में उसे न्यूज देता था? ये तो उसने कभी मुझे बताया नहीं और ना मैंने जानने की कभी जरूरत महसूस की। देखिए इस वक्त हम जा रहे हैं, अगर राजकुमार से रिलेटेड कोई भी न्यूज मिलती है हमें तुरंत इत्तला कीजिएगा। जी आप जैसा बोले। सर अगर राजकुमार ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ करता था तो उसके गायब होने के पीछे बड़ी न्यूज़ की बजाय कोई पर्सनल कारण हो सकता है। कई बार पर्सनल बातें भी न्यूज़ हो जाती हैं और न्यूज़ भी पर्सनल हो जाती है, कारण चाहे जो भी हो, पर हो सकता है राजकुमार के बारे में अगली न्यूज़ हमें भांडेर जाके मिले। यार ये तो अपने पत्रकार साहब की स्कूटर है। हाँ ये तो उन्हीं की गाड़ी है। राजू भैया, राजू भैया। पत्रकार राजकुमार, अरे साहब उनको कौन नहीं जानता। इस गांव को फेमस करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। कैसा प्रयत्न? एक बार की बात है साहब, हुआ यूं कि यही सामने चौपाल पर बैठा था और वो कह रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे अगर भगवान चाहें तो सुई में से हाथी भी निकल सकता है। फिर ये क्या चीज़ है? वो कैसे? वो ऐसे, तुम्हें जो है अपना गांव का नाम अखबार में छपवाना है कि नहीं छपवाना? हाँ छपवाना है ना। तो फिर सुन लो, तुमने भगवान से प्रार्थना की और तुम्हारे बैल को बछड़ा हो गया। जो कभी हुआ नहीं वो हो गया, समझे? और फिर ये झन्नाटेदार खबर सुन के देश विदेश के लोग जो हैं तुम्हारे गांव को देखने आएंगे, तुम्हारा गांव भी फेमस हो जाएगा और इससे मेरा भी नाम हो जाएगा। क्यों भाई? सही है, सही। तो बोलो ये नाम, मतलब ये चीज छपवा दूं अखबार में? छपवा दो, भगवान के नाम पे छपवा दो। मगर उस अखबार का मालिक बहुत खराब आदमी था साहब, उसने वो खबर छापी ही नहीं। कल वो यहाँ आया था साहब, कल दिखा तो था। लो राजकुमार भैया भी आ गए। अरे भैया, भैया साहब कुछ जल्दी में दिख रही है वो। सर खबर है, पत्रकार का स्कूटर जंगल में देखा गया है। इन दोनों ने देखा है सर, 2 कोस दूर। 2 कोस मतलब यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर। ब्रजेश सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करो। ओके सर। सर मेरे को तो लग रहा है कि वो कुछ जंगली जानवरों का शिकार बन गया होगा। लूटपाट या पर्सनल दुश्मनी का मैटर भी हो सकता है। एक काम करते हैं,
सर। सबसे पहले सब जगह अच्छी तरह से ढूंढते हैं। शायद हमें राजकुमार सही सलामत मिल जाए। सर। तेरे पास सर, ये काम लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो अपराधी ये पर्स कैमरा लेकर फरार हो चुका होता। मुझे लगता है ये काम किसी बाघ या जंगली जानवर का है। देखिए इंस्पेक्टर, जंगल के सभी बाघ और तेंदुओं को रेडियो कॉलर लगाया गया है, लेकिन यहाँ ना तो कोई बाघ है और ना ही बाघ और तेंदुओं के पंजे के निशान, और ना ही कोई ब्लड मार्क मिला है, और हमारे रेडियो पर भी कोई बाघ और तेंदुआ ट्रेस नहीं हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये उनका काम है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसे जंगली कुत्ते या भेड़िया उठा के ले गए हो, या फिर कोई ऐसा जंगली जानवर जिसको रेडियो कॉलर लगा ही ना हो। इंस्पेक्टर, जंगली कुत्ते और भेड़िया अपने शिकार को ज़्यादा दूर नहीं घसीटते, वहीं चीर फाड़ कर खा जाते हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने ऐसा किया है तो लाश का कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए था ना। सॉरी टू से इंस्पेक्टर, हम जांच तो आगे करते रहेंगे, बट इस केस को आप दूसरे एंगल से भी देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इस एरिया में ऐसे मिसिंग केसेस पहले भी होते रहे हैं और यही मान लिया गया कि जंगली जानवर उन्हें खा गए, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला है। ठीक है, राजकुमार की वाइफ को इन चीज़ों की शिनाख्त के लिए बुलाओ। यस सर। इनमें से ज़्यादातर फोटो किसी काम के नहीं है और इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि वो इतनी दूर जंगल में गया क्यों था। लेकिन डेट से पता चल रहा है कि आखिरी फोटो 2 तारीख को खींची गई, करीब 3:30-4 बजे के लिए। राजकुमार की वाइफ आई है, भेज दो सर। राजकुमार के बारे में अगली खबर भांडेर का सरपंच देगा। अब भैया जैसे उसने हमें देखा तो बोला सरपंच जी गलती हो गई। हमने कहा अच्छा हुआ तूने टाइम से पहचान लिया, वरना लोग तुझे ना पहचान पाते। अरे समता देवी, थोड़ा नमक लाके पानी में डाल दे ताकि पैर को थोड़ा आराम आ जाए। अब मेरी बीवी है, इतनी सेवा तो कर। आइए आइए, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हैं, बैठिए। अरे आप भी बैठ जाओ ना, आप लोग क्यों खड़े हो, बैठो। माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, खड़ा होकर आपका सम्मान नहीं कर पाया, पैर में मोच आ गई। आप तो जानते ही होंगे कि पत्रकार राजकुमार गायब थे और हमें पता चला है कि आपकी उससे बात होती रहती थी। जी हाँ, आपकी दोनों बातें सही हैं। मेरी राजकुमार से बात होती थी। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, उसे गांव के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती थी वो पहले सबसे पहले मुझसे आके मिलता था। वो आखिरी बार आपके गांव में देखा गया था और यहीं से वो गायब भी हुआ। वो तो होना ही था। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, उसका इस गांव के गुंडे मवाली की जग्गा के साथ उठना बैठना था। जग्गा की इस पत्रकार से क्या दुश्मनी थी जो उसे गायब करवाया? इंस्पेक्टर साहब, कहना तो नहीं चाहिए, पर वो ढाबे वाला हथियारा है। चुनाव लड़ने के लिए उसने अपने भाई को मरवा दिया था और हो सकता है उस पत्रकार को उसके खिलाफ सबूत मिल गए हों और उसी ने उसे गायब करवा दिया हो। ये कौन है? जी मेरा छोटा भाई है निरंजन, मेरा मंडी का सारा काम यही संभालता है। वो हमारी पत्नी है समता देवी। ये जगह कहाँ मिलेगा? तो अपने ढाबे पे होगा जनाब, हमें क्या पता। खाना नहीं खाया साहब, चाय तो पी लीजिए। पत्रकार राजकुमार 2 तारीख से गायब है, क्या जानते हो उसके बारे में? हाँ, आया था 2 तारीख तुम्हारे पास। क्यों? दोस्त था साहब, आना जाना लगा रहता था। क्या बात हुई थी उससे? साहब कुछ खास बताया नहीं, बस अपने में ही लगा हुआ था। देख रहे छोरा, यो टाइम हो गयो, चौकीदारी भी करो। ओ भैया, अरे आओ नहीं, आओ आओ आओ। क्यों पत्रकार महोदय, आज कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मूड खराब था। हैं? काटे मूड खराब? कहीं ले चलो नहीं तुम्हारे मूड ठीक कराने? नहीं नहीं, देर हो रही है मुझे। ए सुनो ने, ए भैया, ए भैया। तू झूठ बोल रहा है, दरअसल तूने ही गायब करवाया उसे। हम क्या बात करते हैं? अब भला
हम क्यों झूठ बोलने लगे साहब? दोस्त था। क्योंकि उसे तेरी असलियत का पता चल गया था कि कैसे तूने अपने भाई को मरवाया है। साहब अब समझा, आपको सरपंच ने भड़काया है ना साहब। राजकुमार का आना जाना था सरपंच के यहाँ, उसने कुछ काम दिया था उसको। तो अब ये भी बता दे कि क्या काम दिया था सरपंच ने उसको? कुछ बताया नहीं उसने। तो तुझे लगता है कि मैं तेरी इन बातों पे विश्वास कर लूंगा? अब अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो गांव से पूछ लीजिए, पूरा गांव जानता है इस बात को। पूछताछ तो मैं करूंगा, पर सच सामने आने के बाद किसी से कुछ पूछने के लायक नहीं बचेगा, याद रख। ये मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। एक के बाद एक कई पर्दे हैं जिन्होंने सच को छुपा रखा है। एक काम करो, राजकुमार की फोन डिटेल्स निकालो और अपने खबरियों से पता करो कि उसकी असली दोस्ती किससे थी, सरपंच से या उस जगह से। सर पृथ्वी, राजकुमार की पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, हो सकता है असली न्यूज हमें वहीं से मिलने वाली हो। यस सर। ये आपके पड़ोसी राजकुमार और प्रभा, इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा होते हुए देखा या सुना हो आपने? हमने नहीं देखा सर, अभी 4 साल से रह रहा। राजकुमार की कमाई कम ज़्यादा होती थी, पर उसकी बीवी को उसकी कभी शिकायत नहीं थी। राजकुमार अच्छा इंसान है। किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ उसका। खबरें आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। हर वो घटना जो नई हो और असाधारण हो, वो खबर कहलाती है। खबरों के पीछे भागते दौड़ते राजकुमार को अगर तलाश थी तो एक ऐसी खबर की जो उसे एक बड़ा मकाम दिला सके, लेकिन अब उसका इस तरह से गायब हो जाना एक पेचीदा रहस्य बन चुका था। पुलिस को राजकुमार के बारे में अब तक जो जानकारी मिली थी उसने इस केस को और उलझा दिया। अब तक ना तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी सामने आई थी और ना ही ये किसी जानवर का काम लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि राजकुमार इस तरह से अचानक गायब हो गया? एक तरफ उसकी पत्नी प्रभा अपने छोटे से बच्चे के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका पति जल्द लौट कर आएगा, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को तलाश थी उस खबर की जो इस सारे रहस्य से पर्दा हटा दे। इसका मतलब राजकुमार की पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसका उसके गायब होने से कोई संबंध है। सर अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। सर राजकुमार के कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले 1 महीने से भांडेर गांव का सरपंच राजकुमार के लगातार संपर्क में था। जिस दिन राजकुमार गायब हुआ उसी दिन सुबह 10 बजे के करीब सरपंच की राजकुमार से फोन पर बातचीत हुई, जैसे कि उसके पति ने हमें बताया था। और इसके अलावा सर और भी कोई है जो अलग अलग जगह से राजकुमार को कांटेक्ट करता है। दोपहर को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भांडेर गांव में राजकुमार का फोन पाया गया। उसके बाद जंगल में जहां पर उधर पाई गई वहां पर उसका फोन ट्रेस हुआ और उसके बाद फोन बंद। इसका मतलब राजकुमार और सरपंच के बीच में जरूर कुछ था। बुलाओ उसे। सर। जी सर, ये सच है कि मैंने उसे एक व्यक्तिगत काम दिया था। क्या था वो व्यक्तिगत काम? असल में वो मुझे मेरी बीवी पर शक था। मुझे लगा उसका किसी के साथ कोई चक्कर है, इसलिए मैंने राजकुमार को उसकी निगरानी के लिए लगाया था, लेकिन वो तो खुद ही गायब हो गया। फिर तो इस मामले में मुझे आपकी बीवी से भी बात करनी होगी। जैसे आपकी मर्जी। सरपंच जी को पहली बीवी से 15 साल तक कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़कर मुझसे शादी की। पर सरपंच जी को खुद पर ही विश्वास नहीं था, इसलिए घर में कोई भी नात रिश्तेदार आता वो उस पर शक करते, और शायद इसीलिए पत्रकार को भी मेरे पीछे लगा कर रखा हुआ था, जासूसी करने के लिए। मतलब आप पत्रकार के बारे में जानती थी? महीना भर बाद ही मुझे पता चल गया था। उसके बाद उससे आपकी कोई झड़प हुई? नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि पत्रकार को सब सच पता चल जाए, ताकि सरपंच जी मुझ पर शक करना छोड़ दे और मैं चैन से जीऊं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। साहब, ढाबे के बाद एक भिखारी को कुछ मिला है। इनका बयान लो और साइन करवाओ। चलो सर, ये देखिए। तू यहाँ कैसे आया? खाना खोजने आया। और कुछ मिला क्या यहाँ पे? नहीं सर। सर, लोगों ने ढाबे को घेर लिया है, लगता है कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तुम यहीं रखो, बाकी सब मेरे साथ आओ। जैसे ही पुलिस को जग्गा के ढाबे के बाहर कूड़े में इंसान का मसालों के साथ पकाया हुआ हाथ मिला तो गांव वालों को यह विश्वास हो गया कि उन्हें ढाबे में जानवरों के साथ साथ इंसानों का मांस भी परोसा जाता था। ये खबर सुनते ही सिर्फ भांडेर गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग वहां पर जमा होने लगे, और देखते ही देखते उनका गुस्सा ढाबे वालों के खिलाफ फट पड़ा। साहब, मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं देखो,
हमें सख्ती करने पे मजबूर मत करो, हमारे काम में बाधा मत बनो। राजेश सर, ढाबे को सील करो और फॉरेंसिक वालों को फोन करो। सर, इस आदमी को ले चलो। हेलो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तेरे ढाबे के खाने में और बाजू के कूड़े में इंसान का मांस मिला है और तुझे ही नहीं पता वो कहां से आया। अरे तू कुछ संपट ही नहीं पड़ रही हो ऐसा। मैं जानू यो सब वो सरपंच को क्यों दर हो ऐसा। झूठ मत बोल। पत्रकार को तेरे इसी राज का पता चल गया था कि तू ढाबे में इंसानों का मांस परोसता था, इसीलिए तूने उसे मार डाला और जानवरों की तरह काट कर लोगों को परोस दिया। अब झूठ है वो सब। ढाबे का किचन एकदम खुले में पड़ा है। अगर ऐसा कर रहा होता तो तब का लोगों को पता नहीं चल गया होता। पता तो चल ही गया है, और अगर साबित भी हो गया ना तो मार मार के ऐसा पकाऊंगा कि तेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला? देखिए, अभी तक हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें बस आपके बच्चे का DNA टेस्ट कराना पड़ेगा। पर वो किस लिए? ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सर, पत्रकार के केस में ढाबे में मिले लाश के टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इससे दो बातें सामने आई है। पहला ये कि ढाबे से बरामद कच्चे और पके गोश्त के सैंपल में इंसानी गोश्त नहीं पाया गया, और जो उंगली और हाथ हमने बरामद किया था वो पत्रकार का नहीं बल्कि किसी 25-30 साल की औरत का था, जिसकी हत्या 4 दिन पहले हुई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन पत्रकार गायब हुआ था। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी और उसे किसने मारा। नहीं साहब, इस उम्र की लड़की तो इस गांव से कोई गायब नहीं हुई। सर, इस गांव की तो नहीं, लेकिन उस सरपंच साहब के पास एक लड़की थी, बिंदिया, जिसे वो दूसरे गांव से लेकर आए थे, वो नहीं दिख रही है। कब से नहीं दिखी? साहब, वो आप उस दिन जो पत्रकार को पूछने आए थे ना, बस उसी दिन से नहीं दिख रही है। सर, सरपंच के अनुसार पत्रकार उसी के लिए काम कर रहा था, तो फिर वो उसे ही क्यों गायब करवाएगा? शायद इसी काम के लिए सरपंच के यहाँ पत्रकार का आना जाना बढ़ गया था, और पत्रकार का संबंध सरपंच की बीवी या फिर उस बिंदिया से हो गया होगा जो सरपंच को नागवार गुजरा, और उसने दोनों को ठिकाने लगा दिया और बड़ी चालाकी से इस ढाबे वाले को भी फंसा दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सरपंच की बीवी समता के बारे में पत्रकार और बिंदिया को कुछ पता चल गया हो, इसलिए सरपंच की बीवी ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि दोनों भी एक ही दिन गायब हुए। एक काम करो, पहले सरपंच को उठाते हैं, ये बोलेगा कुछ नहीं, हमें ही उगलवाना होगा। सर मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने बिंदिया के साथ कुछ नहीं किया। जब वो काम छोड़कर चली गई, वापस नहीं आई, तो उसका पता क्यों नहीं किया? सर, बात दरअसल ऐसी है सर, मुझे इस घर में अब और काम नहीं करना। क्यों? किसी चीज की कमी है इस घर में? कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है और अलग से पैसे भी मिलते हैं। वो बात नहीं है, बस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रुक जा, बताती हूँ तुझे। सुनिए, ये देखो, लेकर आए थे ना आप इसे, अब ये कह रही है इसे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। अरे ठीक है, उसका मन नहीं तो जाने दे उसे। फिर क्या हुआ? सर, फिर वो बाद में ही तो हमें लगा कि वो काम छोड़कर चली गई। एक लड़की जो बिना बताए काम छोड़कर चली गई, तुमने ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि वो अपने घर पहुंची भी या नहीं? सर, बात दरअसल ऐसी है कि उसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए हमने उसको अपने पास रख लिया था। वो बालिग हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, वो हमारे यहाँ काम करती नहीं करती उसकी मर्जी थी। फिर हम पूछते भी तो किससे पूछते सर? सर, जाने क्यों दिया उसे? 2-4 डंडे देते तो सब उगल देता। डंडे भी लगाएंगे और ये उगलेगा भी, मगर थोड़े सबूत जुटाने होंगे। सर, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पत्रकार का बिंदिया के साथ कुछ संबंध रहा हो और अपनी बीवी को छोड़कर भागना चाहता हो, इसलिए उसने ये सब ड्रामा रचा और उसके बाद खुद बिंदिया को मारकर वो भाग गया हो। अगर बिंदिया के साथ कोई संबंध था भी, तो भी उसके पास बिंदिया को इस तरह मारकर ढाबे वाले को फंसाने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसे शक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। हो सकता है काम के बहाने पत्रकार का सरपंच के घर में आना जाना बढ़ गया हो और उसका संबंध सरपंच की बीवी या उस बिंदिया से हो गया होगा। सरपंच ने दोनों को ठिकाने लगा दिया और उस ढाबे वाले को फंसा भी दिया। सर, ये भी हो सकता है कि सरपंच की बीवी समता देवी के बारे में पत्रकार और बिंदिया को कुछ पता चल गया हो, इसलिए उसकी बीवी ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। संभव तो ये भी था कि हमें इस केस को दूसरी तरीके से शुरू करना चाहिए था।
याद है वो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कह रहा था? इस एरिया में ऐसे मिसिंग केसेस पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है पत्रकार के साथ साथ बिंदिया का गायब होना इन्हीं अनसुलझे मामलों की एक कड़ी है जिनमें लाश तक भी नहीं मिली। तुम तो यहाँ कई साल से हो, पिछले कुछ सालों में यहाँ से कितने लोग गायब हुए हो? हाँ सर, वो सर वैसे ही पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है सर। यहाँ तो गुम हुए लोगों की रिपोर्ट भी नहीं होती है सर। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। सर बिंदिया की लाश का टुकड़ा बरामद हुआ तो उसे गायब लोगों में कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बिंदिया की लाश अभी गायब है और बिंदिया का हाथ वहाँ मिलना हो सकता है हमें भटकाने की कोशिश हो। सर बिंदिया तो इसी गांव की है और उसकी लाश का टुकड़ा भी हमें यही मिला। इसका मतलब हत्यारे का इस गांव से कहीं ना कहीं संबंध जरूर है। ऐसा करो, आसपास के इलाके के पिछले 2 साल में गायब हुए लोगों की केसेस की फाइल इकट्ठा करो जिनका भांडेर गांव से जरा भी संबंध हो। यस सर। सर ये देखिए, पिछले 2 साल में आसपास करीब 7 से ज़्यादा लोगों की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज है जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इनमें से 3 केसेस ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध भांडेर गांव से था। एक काम करो, इन केसेस से जुड़े सभी गवाहों को बुलाओ, शायद इस बार कोई नई जानकारी मिले। सर जी, ये ब्रह्मा प्रसाद उस ढाबे वाले जग्गे का बड़ा भाई था। उसने पहली बार सालों से निर्विरोध चुने जा रहे सरपंच भगोई के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। चोट करारी है। अरे अपनी चोट करारी है। अपनी चोट करारी है। ब्रह्मा भैया, ब्रह्मा भैया। बंद कर। तेरी इतनी औकात कि तू हमारे आगे खड़ा होगा? औकात तो तुम्हारी चुनाव के बाद पता चल जाएगी सरपंच कि कितनी बची रह गई है और कितनी बची। ले रे, जा। क्या बोल दिया रे? भैया के सामने तेरी बोलने की इतनी हिम्मत? हाँ? भैया के सामने तू आंखें मिलाएगा? छोड़ो, छोड़ो इसको। छोड़। इसका तरीका दूसरा है, यहाँ नहीं। अरे अपनी चोट करारी है। उसके बाद ब्रह्मा प्रसाद नदी में नहाने गया तो वापस ही नहीं आया। साहब चंदन नाम था उसका, टैक्सी चलाता था, जग्गा का दोस्त भी था वो। एक बार मंडी में सरपंच के साथ उसकी कहासुनी हो गई। ऐसे नहीं, अभी नहीं। चल। आखिरी बार वो ढाबे में दिखा था, उसके बाद नहीं दिखा वो। सरपंच के यहाँ एक बंगाली आदमी था जो हिसाब किताब का काम देखता था। बंगाली, मुझे शाम तक एक पैसा का हिसाब चाहिए। अगर सर मैंने आपको एक पैसे का हिसाब दिया है, मगर आप भूल भाल करेगा तो मैं क्या करेगा सर? चुप कर। ठीक है, जाओ। सर उसके बाद वो बंगाली भी गायब हुआ, बिल्कुल इसी तरह वो पत्रकार भी गायब है और बिंदिया भी। चाहे जो भी हो, मगर ये सच है कि पत्रकार गायब है और बिंदिया की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास 3 नाम और हैं जिनका सरपंच के साथ झगड़ा हुआ और वो गायब हो गए। ये सारी बातें सरपंच पर शक करने की ठोस वजह हैं। इसलिए हमें अपना अगला कदम उठाना ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी जगह है जहां लाशों को ठिकाने लगाया जाता है। चलो। पत्रकार राजकुमार के साथ साथ सरपंच के यहाँ काम करने वाली एक जवान लड़की बिंदिया भी गायब थी। ढाबे के पीछे जो किसी लड़की के हाथ मिले थे, उसके बारे में पुलिस को सिर्फ शक था कि वो बिंदिया के हैं, मगर उस पर यकीन करने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा था। इसलिए सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या इन दोनों का एक साथ गायब होना सिर्फ एक संयोग था, या फिर ये दोनों एक साथ किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे? क्या इस सब के पीछे सरपंच का हाथ था?
या फिर उसकी पत्नी समता देवी का कोई षड्यंत्र? ये ढाबे वाले जग्गा की कारस्तानी थी या फिर राजकुमार खुद कोई खबर गढ़ने की कोशिश कर रहा था जो पुलिस की जांच को किसी दूसरी दिशा में ले जाए? मगर दूसरी तरफ पुलिस अब तक मिली सारी जानकारी पर ना तो पूरी तरह से विश्वास करना चाहती थी और ना ही किसी संभावना को छोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इस मामले को एक दूसरे एंगल से देखना शुरू किया और उसके साथ अब कई दबे हुए राज भी सामने आने वाले थे। बोरियां सारी गोदाम में रखवा दी थी ना? रखवा दी थी मैंने। सरपंच हम इस गांव के, ऐसे कैसे मुंह उठा के घुस जाओगे किसी के यहाँ भी? हमारे यहाँ भी बहन बेटियां रहती हैं। हमें हमारा काम मत सिखाओ, इसीलिए महिला पुलिसकर्मी भी साथ में लाए और हमारे पास परमिशन है कोर्ट का। अंदर चलो, अगर कोई रोके तो उसे भी अरेस्ट कर लो। तलाशी लो पूरे घर की। देखो वहां, कुछ मिला? कुछ नहीं सर। चलो पीछे देखते हैं। तुम वहां देखो, तुम यहाँ। यहाँ कौन रहता है? मेरा छोटा भाई निरंजन। यहाँ क्यों? साथ में क्यों नहीं रहता है? सर हम लोग शाकाहारी हैं और उसे मांस मच्छी खाने का शौक है, इसलिए उसका चूल्हा अलग कर दिया है। अभी कहाँ है वो? वाटिका में, ज़्यादातर वहीं रहता है। वाटिका मतलब? सर उसे फूल और पौधे उगाने का शौक है, मंडी से आने के बाद वहीं चला जाता है। तो चलो उससे भी मिल लेते हैं। सारी जगह की तलाशी लो सर। राजेश। यस सर। ये अलमारियां खोलने की कोशिश करो, ना खुले तो ताला तोड़वा देना, मैं बाहर देखता हूँ। ठीक है सर। राजेश। यस सर। ये तो वही पौधा है जिसकी फोटो पत्रकार के कैमरे में थी और अंदर वो शेर की फोटो। बिल्कुल सर। इसका मतलब पत्रकार के कैमरे में जिस जगह आखिरी फोटो ली गई थी ये वही जगह है। हाँ सर बिल्कुल। ले चलो इन्हें, वहीं पूछताछ करेंगे। चलो चल चल। देखिए छोटे से इसके पाँव पकड़ पकड़ और ऊपर। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अभी थोड़ी देर में सब याद आ जाएगा। राजेश लगा रहे। उन्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम। जो भी करता था मैं खुद ही करता था, वो भी अकेले। अब ये भी बता दे कि क्या करता था? खा जाता था। क्या बोला? क्या करता था? मार कर खा जाता था। मारने के बाद मुझे जीत का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि मैं जंगल का कोई शेर हूं जो अपने शिकार को मारकर खा जाता है। कब से चल रहा था ये सब?
सबसे पहले भिया के साथ एक आदमी को मारा, उसे वहीं वाटिका में गाड़ दिया। बहुत मजा आया उस रात, तबीयत की नींद आई। फिर जब पता पड़ा कि बंगाली ने भैया के साथ बदतमीजी की, उसका भेजा निकालकर खा गया ताकि उसे पता पड़े कि हमसे बढ़कर नहीं है वो। उसके बाद किसको मारा? ढाबे वाले के भाई ब्रह्मा। इसीलिए उसके भेजे के साथ उसका जिगर भी पका डाला था मैंने। और फिर इसमें मजा आने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही हम भी राजा हैं, जो सामने आएगा मार कर खा जाएंगे। उसके बाद जिसको मारा उसका भेजा खा गया। सच बोलूं तो भेजे से ज्यादा स्वाद दुनिया के किसी चीज में नहीं है। और वो पत्रकार, उसके साथ क्या हुआ था? पत्रकार ने बिंदिया को पैसे का झांसा देकर भाभी की जासूसी करने के लिए अपने साथ मिला लिया था। बाद में बिंदिया को मेरे बारे में सब पता चल गया। उसने जाकर पत्रकार को मेरा सारा राज बक दिया। पत्रकार को ढेर होशियारी सूझी। उसको लगा कि इससे बड़ी न्यूज कुछ हो ही नहीं सकती, और वो बिंदिया के साथ मिलकर भाभी की जासूसी छोड़ मेरी जासूसी करने लगा। फिर मैंने बिंदिया को पकड़ लिया और उसी से फोन कराया और पत्रकार को जंगल में बुलवाया। हाँ भैया, हम ये जंगल में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो। फिर दोनों की लाश को बोरों में डालकर वाटिका ले आया और अब की बार दोनों के भेजों को एक साथ पकाया। लाश के बचे हुए टुकड़ों को कहाँ फेंकता था तू? फेंकता क्यों, वहीं वाटिका में गाड़ देता था। खाद बन जाते थे तो फूलों का रंग निखर कर आता था। जानवर भी अपनी जात के जानवर का शिकार नहीं करते, तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं। इंसान और जानवर के बीच में सबसे बड़ा फर्क इंसान का दिमाग नहीं बल्कि उसका विवेक होता है, जो उसे सही और गलत के बीच फर्क करने की ताकत देता। शेर अथवा दूसरे मांसाहारी जंगली जानवर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही दूसरी प्रजाति के जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, और यही उनके जिंदा रहने की शर्त भी होती है। लेकिन जब कभी इंसान अपना विवेक खोकर अपनी सोच और दिमाग से एक जानवर बन जाता है, तो वो जंगली जानवर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो हम सबके बीच रहता है और उसे पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर निरंजन के परिवार और उसके गांव वालों ने उसके हाव भाव और व्यवहार पर जरा सा भी ध्यान दिया होता, तो शायद उसका यह सच बहुत पहले ही बाहर आ गया होता। निरंजन एक ऐसी मानसिक बीमारी का शिकार था जो उसकी भूख से नहीं बल्कि उसके अपने अहंकार से पैदा हुई विकृति का परिणाम थी। और यही कारण था कि पकड़े जाने के बाद भी ना तो उसे अपनी गलती का एहसास था और ना ही अपने कर्मों पर पछतावा। आगे की जांच से पता चला कि निरंजन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तकरीबन 12 लोगों की हत्या की थी और उन्हें खा गया था। उन पर चले मुकदमे में निरंजन के भाई सरपंच भदोई पर सिर्फ एक हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। निरंजन को मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां आज भी उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार राजकुमार की पत्नी प्रभा पुलिस के बार बार समझाने पर भी आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके पति को कोई दूसरा इंसान मारकर खा गया। उसे आज भी विश्वास है कि उसका पति एक दिन जरूर लौटेगा। अब वो भोपाल के आसपास कोई छोटा मोटा काम करके अपने बच्चे को पाल पोस रही है। उसकी इच्छा है कि उसका बेटा एक दिन अपने पिता की तरह बड़ा पत्रकार बने। हम उम्मीद करते हैं कि उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।